जय हिंद साथियों, स्किल एजुकेशनल टिप्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस डे 14 में हम आपको सोल्व कराएंगे प्रश्न नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 20 तक के सभी क्वेश्चंस। और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ ये जो प्रश्न नावली 5.3 है ये कंप्लीट हो जाएगी। और इसी प्रश्न नावली के साथ ये जो चैप्टर है 5 समांतर श्रेणी का ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एक एक्सरसाइज इसमें बचेगी जो होगी ऐच्छिक प्रश्न नावली के नाम से, वो आप लोग खुद से सोल्व कर सकते हो। जो अभी तक हमने यहाँ पे फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, आप लोगों को जो फॉर्मूले समझाए हुए हैं उन्हीं का उसमें यूज होना है। अगर आपको उस एक्सरसाइज में कोई डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसका भी समाधान आप लोगों को करा दिया जाएगा। तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए आज के इस डे 14 के लिए। और शुरू करते हैं हम इस सेशन को बिना किसी देरी के प्रश्न संख्या 15 के साथ। क्या कहते हैं? निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए और तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? क्वेश्चन ये है। बाकी क्वेश्चंस भी इसी प्रकार के लेंथ थे, लेकिन सॉल्यूशन जो है इनका शॉर्ट है। ठीक है, सॉल्यूशन से आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, केवल प्रश्न को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर घुमा फिराकर पूछा गया है। देखिए किस प्रकार से करना है। देखिएगा यहाँ कहा गया है प्रत्येक लगातार बढ़ते दिन का दंड जो है पिछले दिन से 50 रुपए अधिक है। ये बात कहा गया है इसमें, पिछले दिन से 50 रुपए अधिक है, अतः पहले, दूसरे और तीसरे अप टू डॉट आदि दिनों का दंड समांतर श्रेणी में होगा या फिर नहीं होगा? ठीक है, समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा, क्योंकि पिछले दिन से 50 रुपए अधिक है। जिस प्रकार से इसमें कहा गया है पहले दिन के लिए 200 रुपए और अगले दिन का 250 रुपए, यानी पिछले दिन से कितना अधिक है? 50 रुपए अधिक है। ठीक है, इस प्रकार से माना हम n दिनों का मानदंड मान लेते हैं। ठीक है, माना n दिनों का दंड, माना n दिनों का जो दंड होगा वो an हो जाएगा। इसीलिए 250 समांतर श्रेणी के रूप में जो दिया गया उसको लिख लीजिए। 250 300 अप टू डॉट ये जाती है। इसके बाद में यहाँ से आप प्रथम पद निकाल लीजिएगा। a बराबर 200 हो जाएगा प्रथम पद के। d यहाँ से क्या आता है? 50 रुपए अधिक है पिछले दिन के मानदंड से, तो d यहाँ पे कितना आ जाएगा? 250 माइनस 200 इक्वल टू आ जाएगा 50। क्लियर है? अब कहते हैं कि किसी ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 30 दिन विलंब से जो कार्य करते हैं उसका कितना राशि अदा करना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात 30 दिनों का यहाँ पे मेरे भाई बात की गई है, तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? n इक्वल्स टू आ जाएगा 30, और 30 दिनों को एक साथ में कहा गया है। तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे चूंकि कंडीशन दी गई है यदि ठेकेदार कार्य को 30 दिन क्या करता है? विलंब कर देता है। 30 दिन विलंब कर देता है, 30 दिन विलंब कर देता है तो उसे
कर के रूप में S30 कर देना होगा। ठीक है, S30 क्यों कहा गया है ये आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एक दिन का जो मानदंड है वो कितना है, वो कहता है पिछले दिन से 50 रुपए अधिक है। अब कहते हैं यदि जो ठेकेदार है वो इस कार्य को 30 दिन की देरी से करे तो टोटल कितना पैसा इसको देना होगा मानदंड के रूप में। तो अलग अलग निकालने से अच्छा है 300 दिन का एक साथ में निकाल लीजिए। तो S30 आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, S30 हो जाएगा। अब चूंकि हमको पता है प्रथम n पदों का जो समांतर श्रेणी में योगफल का सूत्र होता है वो होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। सभी चीजें आप लोगों के पास अवेलेबल है, रख दीजिए भैया इसमें। n इक्वल्स टू हमारे पास में 30 आई हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट S30 बराबर 30/2 इंटू 2a। a इक्वल्स टू है कितना 200 रुपया है यहाँ पे। ठीक है, 200 है प्लस n-1 अर्थात 30 - 1 इंटू डी यहाँ पे आया है 50। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट S30 बराबर 2 से 30 को काटेंगे 15 बार में, 15 इंटू 2 दूनी 4 अर्थात 400 हो जाएगा प्लस 29 गुणा 50 ये यहाँ पे बचेगा। इसको आप लोग बनाइएगा। दिस इंप्लाइज दैट S30 बराबर 15 इंटू 400 प्लस 5 का गुणा कर लीजिए, 0 एच आ जाएगा। 5 में 45, 5 गुणे 10 और 4 14। ठीक है, 145 और 0 एच यानी ये हो जाएगा 1450 इक्वल्स टू आ जाएगा 15 गुणा 400 को और ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1850 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट तो ये S30 जो है ये हो जाएगा कितना 15 5 75, 7 15 8 120 और 7 127 हो जाएगा। 12 को हाथ में रखिएगा, 15 कम 15 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 27 और 1 0 और है, इसको आप एज इट इज लास्ट में लगा दीजिए। अब टोटल पूछा है इसने 30 दिनों का विलंब कर देता है तो कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी, लैंग्वेज हो जाएगी 30 दिनों की विलंब से कार्य करने पर दी गई राशि कितनी होगी, जो राशि इसको देनी होगी वो हो जाएगी 27,750 रुपए होगी। ठीक है, ये राशि इनको 30 दिनों के विलंब से किसी काम को करने पर देना पड़ेगा। समझ आई बात। तो बेटा ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया था, इसी के हिसाब से हमने कंडीशन बना के इसको सॉल्व कर लिया। तो जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, समझ आएगी बात। कहीं कोई दिक्कत अगर आप लोगों को हो तो पूछ लीजिएगा। अब आप इसको नोट करिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आप लोगों को सोल्व कराएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16। तो आप लोग इसको नोट करिएगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र कहते हैं एक साथ शैक्षिक प्रदर्शन करने के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। पुरस्कारों की यहाँ पे बात आई है। 7 पुरस्कार यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं एक ग्रुप के शैक्षिक प्रदर्शन के लिए। तो किस प्रकार से करेंगे, मान लो। ठीक है, माना जो पुरस्कार है, माना पुरस्कार क्रम से 7 पुरस्कार की यहाँ पे बात की गई है तो 7 पुरस्कार मान लीजिएगा। माना पुरस्कार क्रम से है A + 60। अब इससे 20 रुपए कम A + 40, A + 20 कितना हो गया, 3 पुरस्कार हो गया। 20 से इसे कम करेंगे तो A बचेगा, A - 20
इससे 20 कम 20 माइनस होकर इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा a-40 और a-60 है। ये 7 पुरस्कार जो है हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 पुरस्कार हमारे पास में ये बनते हैं। अब प्रश्न की शर्त से अर्थात प्रश्नानुसार क्या बात यहाँ पर डिसाइडेड है, 7 पुरस्कार है, सातों के लिए कितना 700 रुपए की राशि रखी गई। तो इनको सब को जोड़ दीजिएगा। देखिएगा a+60 प्लस a+40 प्लस a+20 प्लस a प्लस a-20 प्लस a-40 प्लस a-60 कितना रुपया है, 700 रुपया है। अब क्या क्या कटता है उसको आप काट लीजिए। -60 है +60 है, इसको आप काट दीजिएगा। -40 से +40 कट जाएगा, +20 से -20 कट जाएगा। क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6 7। 7 की गुणा a में करेंगे मेरे भाई तो ये आ जाएगा 7a और बराबर में है 700। ठीक है, a इक्वल टू आ जाएगा 700 बट्टा में 7। 7 से 700 को काटेगा 100 बार में तो क्या आएगा, एक वस्तु आ जाएगा मेरे भाई 100। ठीक है, अब बात आई है सातों पुरस्कार के मान की। क्या करेंगे, अतः 7 पुरस्कार जो होंगे वे क्रमशः इस प्रकार से हो जाएंगे कि एक ही जगह रख दीजिएगा 100 तो ये हो जाएगा 100 + 60। दूसरा हो जाएगा 100 + 40। तीसरा हो जाएगा 100 + 20 और चौथा यहाँ पे बन जाएगा a है अर्थात 100 हो जाएगा। इससे आगे 100 - 20, इससे आगे 100 - 40 और इससे आगे चलते आते हो जाएगा 100 - 60। क्लियर है। अब इनको आप लोग सोल्व कर लीजिए। इक्वल्स टू 100 को 60 में जोड़ेंगे हो जाएगा 160, 100 में 140 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 140, ये बन जाएगा। इसके बाद यानी 20 कम करते आप लोग जाइएगा तो ये हो जाएगा 120। 20 कम करोगे 100 वहां पे है, 20 कम करोगे 80 बचेगा, 20 कम करोगे 60 बचेगा और इसमें से भी 20 कम कर दोगे तो 40 ये बन जाएगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास में जो सातों पुरस्कार की वैल्यू होगी वो ये हो जाएंगे। ठीक है, 160 140 120 100 80 60 40 ये सातों पुरस्कार के वैल्यू यहाँ पे होगी। क्योंकि कहा गया है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक पुरस्कार का जो मान हो जाएगा वो यहाँ पे ये राशि बनेगी। समझ आई बात। तो मेरे भाई आप लोग इसको नोट करिएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अन्यथा आप इसको नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम सोल्व कराएंगे आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न संख्या 17 है। चलिएगा भाई, प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने, जिसमें कहते हैं कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा और कक्षा 2 अर्थात कक्षा सेकंड का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार से कक्षा थर्ड का एक अनुभाग जो है 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ठीक है, प्रत्येक कक्षा के जो अनुभाग है वे 3 हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे हमने आप लोगों के समक्ष कुछ लिखा हुआ है जो आप लोगों को क्लियर हो भी गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो अब हम आपको समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इतना लंबा चौड़ा, यहाँ पे इसका लेंथ ही बना दिया गया है लैंग्वेज केवल बच्चों को डराने के लिए। ठीक है, बाकी और इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। इस प्रकार से समझना है, इजी भाषा में आप समझिए। कोई स्कूल है और वो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक का स्कूल है। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक का स्कूल है और इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वे कहते हैं कि भाई
हम इस वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ सोचे, तो इसके लिए सरल सा उपाय क्या हो सकता है बच्चों के लिए। उन्होंने ठान लिया, उन्होंने सोच लिया कि भाई हम स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाएंगे, और ये पेड़ हम इस मात्रा में लगाएंगे कि हम जिस कक्षा में हैं एक कक्षा उतना ही पेड़ लगाएगा। अर्थात कक्षा फर्स्ट का जो बच्चे हैं उनके 3 अनुभाग बना दिए गए। सीधी सी भाषा अगर हम यहाँ पे कहें तो एक कक्षा को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अब मान लो कक्षा फर्स्ट जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, तो वे तीनों पार्ट मिलकर कक्षा 1 के बच्चों का पार्ट बनेगा, और वो तीनों पार्ट एक पेड़ लगाएगा कक्षा 1 की तरफ से। ठीक है, उसी प्रकार से कक्षा 2 जो होगी उसमें भी 3 पार्ट बना दिए गए हैं, और वे तीनों पार्ट मिलकर 2 पेड़ लगाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से क्रम चलता जाता है कक्षा 12 तक। कक्षा 12 के बच्चों का भी यहाँ पे 3 पार्ट बना दिया गया, अर्थात कक्षा 12 को यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और ये 3 पार्ट्स, ये तीनों पार्ट्स मिलकर 12 पेड़ लगाएंगे। इस प्रकार से जो इनके द्वारा लगाए गए पौधे होंगे या पेड़ होंगे वो इस क्रम में चलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया कक्षा 1, ये 2, ये 3, 4, इस तरीके से कक्षा 12 तक जाता है, और हर एक कक्षा को 3 हिस्सों में बांटा गया है, क्योंकि कहा गया है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। समझ आई बात? ये इसमें छोटी सी बात कही गई है। अब देखिएगा भाई, यहां से जब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो ये अब समांतर श्रेणी का रूप ले लेगा, जो कि समांतर श्रेणी में है, और है भी भाई इस प्रकार से 3 एकम 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, और अब पे कक्षा 12 तक जाता है, अर्थात 12 तिया 36 हो जाएगा। अब अंतिम पद की यहाँ पे क्या बात की जाए, चलिएगा प्रथम पद सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। प्रथम पद जो होगा a इक्वल्स टू है यहाँ पे 3। इसके बाद में हमको पता है कि हम सारवंतर ज्ञात करते हैं, इसके बाद में सारवंतर चलता है जो होता है d इक्वल्स टू हो जाएगा 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। इसके बाद में भाई हमको n नहीं पता है, क्योंकि हमसे यहाँ पे कहा गया है कि विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या का SN हमको टोटल यहाँ पे निकालना है, तो n जो है हमको भैया यहाँ पे नहीं पता। ठीक है, अब अंतिम पद चूंकि हमारे पास में है, अंतिम पद हमारे पास में है L, और L इक्वल टू है भैया 36। क्लियर है? अब चूंकि समांतर श्रेणी का nवा पद होता है an, और ये होता है अंतिम पद के इक्वल। ये कंडीशन हमने आप लोगों को लिखा रखी है, तो किस प्रकार से बनाएंगे, अब सिंपल कर लेंगे। an इक्वल्स टू होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n यहाँ पे दिया गया है 36। बोलिएगा बात सही है कि नहीं? a का मान रखिएगा कितना है, 3 है, n हमको नहीं पता है, और d आया है हमारा 3 इक्वल्स टू 36। आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा भाई, दिस सिंप्लाइज दैट 3 इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू 36 माइनस 3 हो जाएगा। दिस सिंप्लाइज दैट n माइनस 1 बराबर 33 बट्टा में 3 हो जाएगा। 3 से 33 को मारेंगे 11 बार में, दिस सिंप्लाइज दैट n इक्वल्स टू आ जाएगा 11 प्लस 1, दिस सिंप्लाइज दैट n इक्वल्स टू आ जाएगा 12। पदों की जो संख्या हो जाएगी वो 12 हो जाएगी। ठीक है, अब समांतर श्रेणी के जो SN पद होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमको पता है कि SN बराबर n/2 इंटू, देखिए अंतिम पद हमारे पास में है तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ये होता है a प्लस n होता है। दिस सिंप्लाइज दैट SN की जगह आया है हमारा 12, तो n इक्वल्स टू 12 रख देंगे, हो जाएगा 12 बटे में 2 इंटू a है हमारा 3 और n है 36, 2 छिके 12। दिस सिंप्लाइज दैट s 12 बराबर में 6 गुना 39 हो जाएगा। दिस सिंप्लाइज दैट s 12 बराबर हो जाएगा 9 छिके 54 हो जाएगा। ठीक है, 5 6 18 5 23।
समझ आई बात। तो कक्षा 12 तक जितने भी अनुभाग बने और उन अनुभागों ने जितने पेड़ लगाए उन सभी पेड़ों की जो संख्या होगी मेरे भाई वो 234 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 234 हो जाएगी। क्लियर है बात? अगर यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों का हो तो बताइएगा, अन्यथा आप इसको नोट करिएगा। फिर हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कराएंगे जो होगा क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18। करिएगा आप इसको नोट। देखिएगा भाई प्रश्न संख्या 18 आपके सामने, जिसमें कहते हैं केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1.0 और 1.5, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्किल बनाया गया है। इस तरीके का यहाँ पे कोई सर्किल बनाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्किल की लंबाई हम लोगों को बतानी है और पाई का जो वैल्यू कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है कि 22/7 लीजिए। समझ आई बात? देख लीजिए ये यहाँ पे कहा गया है। अब हमको क्या करना है, जो हमको करना है वो हम करेंगे। ठीक है, चलिएगा 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल, क्योंकि 13 क्रमागत अर्धवृत्त जो है एक सर्पिल बनाते हैं। ठीक है, अब इस 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई क्या होगी वो हमको बतानी है। देखिए इक्वल्स टू इसकी जो लंबाई हो जाएगी, पाई का मान यहाँ पे कितना कहा गया है 22/7 लिया गया है और लेते हुए त्रिज्या कितनी दी गई है 0.5, 1.0, पाई की उठाकर इनमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, पाई इंटू 0.5, पाई इंटू 1.0, पाई इंटू 1.5 और पाई इंटू 2.0 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इनकी लंबाई। अब अगर इसको आप क्या करते हो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सोल्व करते हो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप लोग देखो कि ये हमारी जो लंबाई है ये समांतर श्रेणी की फॉर्म में आप लोगों को मिलेगी। कॉमन क्या आ सकता है? कॉमन में भाई यहाँ से पाई आ सकता है। ठीक है, पाई आ जाएगा कॉमन। इसके बाद में यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 0.5। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस यहाँ पे बचेगा 2, क्योंकि 0.5 से जब हम 1.0 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसी प्रकार से 1 + 2 + 3 + 2 डॉट अप टू ये जाएगा कॉमन होने के बाद। ठीक है, और देखिएगा कहा गया है कि 13 सर्किल है। ठीक है, 13 अर्धवृत्त सर्किल है, तो यहाँ पे जब इसको हम और आगे खींचेंगे 13 तक तो कितना आ जाएगा? 13 × 5 = 65 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा पाई गुणा 6.5 यहाँ पे बनेगा। अब जब इसमें से पाई इंटू 0.5 जाएगा तो लास्ट में यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा +13। ठीक है, क्लियर है? इसको आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई इतना हार्ड मैटर नहीं है, केवल हमने यहाँ पे कॉमन लिया है। समझ आई बात? अब इसको आप लोग बनाइएगा। देखिए यहाँ से आप लोग क्या करिएगा, प्रथम पद निकाल लीजिएगा। प्रथम पद जो होगा a होगा और a = यहाँ पे बनेगा 1। ठीक है, इसके बाद में हमको लेना होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर बेटा लेना होता है जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस d। d हमने बताया हुआ है, बड़े में से छोटे को आप घटा दीजिए, 2 - 1 कर दीजिए, अर्थात a2 - a1 कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और पदों की संख्या पदों की जो संख्या हो जाएगी बेटा n, वो कितना हो जाएगा? कहा गया है 13 क्रमागत अर्धवृत्त सर्किल है तो n = आ जाएगा 13। अब लंबाई के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? प्रथम n पदों का जो फॉर्मूला होता है वो आप अप्लाई कर दीजिए।
चूंकि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। या तो कोई प्रॉब्लम अगर आप लोगों को हो तो बोलिएगा भाई। n इक्वल्स टू आपके पास में कितना n/13। अब बेटा आप देखिए यहाँ से समांतर श्रेणी कहाँ से हमने ली हुई है 1 से 30 तक तो ली हुई है। अब स्टार्टिंग में कॉमन आ रहा है तो कॉमन को क्या करिएगा, कॉमन को आप स्टार्टिंग में रख लीजिएगा इसके साथ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा S13 बराबर पाई गुणा 0.5, क्लियर है, इंटू n की जगह रखिएगा 13, ये हो जाएगा 13/2 इंटू 2a की जगह है 1 तो 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस n-1 अर्थात 13 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 12 बचेगा और 12 की गुणा 1 में होगी क्योंकि d जो है 1 है तो यहाँ पे 12 ही ये रह जाएगा। अब इसको आप लोग बनाइएगा, देखिए पाई की जगह को लगाया कि भैया 22/7 ले लीजिए, चलिएगा ले लेते हैं हम 0.5 है, दशमलव हटाएंगे तो 5/10 बन जाएगा, क्लियर है, इंटू 13/2 इंटू 12 तो यहाँ पे हो जाएगा 14, ये बनेगा। इसको आप लोग सोल्व करिएगा, 7 दूने हो जाएगा यहाँ पे 14, पूरा पूरा ये कट जाएगा। इसके बाद में 5 एकम 5 और 5 दूने 10 होता है बेटा, 11 बार में कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा S13 बराबर 11 गुणा 13 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट S13 बराबर 13 एकम 13 1 13 एकम 13 में 14। तो जो हमारे 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने सर्किल है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी 143 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोगों का प्रश्न संख्या 18 का सॉल्यूशन। क्योंकि जब हमको पता है भाई हमारा कंसेप्ट क्या है उसको आप लोग पकड़िए, क्यों उसको ज्यादा डीप भी लेके जाओ। जब हमारा आसान तरीके से क्वेश्चन हल हो रहा है तो अब इसमें क्यों इतना दिमाग लगाए कि भाई हमारा दिमाग खराब हो जाए, सीधी सी बात है। क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछा गया उसी फॉर्म में अगर आप आंसर दोगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, अन्यथा आप क्वेश्चन में उलझ जाओगे। बाकी भैया मर्जी आपकी है, हम आप लोगों को केवल वही मेथड बताएंगे जो अभी तक हम आप लोगों को सिखाते आए हैं, ठीक है। क्योंकि जो तरीका अभी तक आपने समझा है उसको अगर आप पकड़ के इनको सोल्व करोगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का सॉल्यूशन, करिएगा इसको नोट। अब हम आप लोगों को प्रश्न संख्या 19 सोल्व कराएंगे, करिएगा नोट। चलिएगा भाई, देखिए प्रश्न संख्या 19 कहता है कि 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे। देखिए डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, हालांकि हमारी जो आर्ट है वो इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी एक छोटा सा नमूना आप लोगों के सामने बना दिया गया है। जो फर्स्ट वाली लाइन है, फर्स्ट वाली पंक्ति, इसमें कहते हैं कि 20 लट्ठे हैं। इससे ऊपर जब हम चढ़ते हैं तो इसमें कहते हैं कि भाई एक कम करके रख दो तो सही इनकी सेटिंग बन जाएगी। तो कितना लट्ठे हैं 19 लट्ठे यहाँ पे बनता है। इससे ऊपर को जब हम चलते हैं तो 18 लट्ठे आते हैं और इससे ऊपर को जब हम जाते हैं, इससे ऊपर ये पंक्ति हम लगाते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे कुछ लट्ठे जो है रख दिए जाते हैं। इसमें से कुछ कम करके रखा जाता है, एक तो यहाँ पे 17 है। इस प्रकार से जब ये ऊपर बनती जाएगी तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे, क्वेश्चन यहाँ पे ये पुट अप किया गया है, ठीक है। किस तरीके से करना है सोचिएगा, दिमाग लगाइए थोड़ा, फिर हम आप लोगों को बताते हैं। सोचिएगा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, अर्थात n का मान हमको यहाँ पे निकालना है। तो दिया क्या गया पहले उसको तो देख लो भाई, आगे बाद में सोचिएगा, ठीक है। देखिए जो दिया गया है, हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया सबसे नीचे वाली पंक्ति में, अर्थात जो लट्ठे हैं, लट्ठे सबसे नीचे वाली पंक्ति में, सबसे नीचे वाली पंक्ति में और इसके बाद में उससे अगली पंक्ति में, उससे अगली पंक्ति
लाइन में, फिर उससे अगली पंक्ति में, उससे अगली पंक्ति में, अगली पंक्ति में, इत्यादि। ये क्रम जो है कहते हैं चलता जाता है। ठीक है, चलिए अब जो ये यहाँ पे संख्या दी गई है दैट इज, अर्थात कहने का मतलब क्या समझिएगा ध्यान से। इस प्रकार की लैंग्वेज क्यों बनाई गई है, जिससे कि आप लोग समझ जाओ। पहले वाली पंक्ति में सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे रखते हैं, बोलते हैं भैया हम लोग 20 रखते हैं, 20 रख दिया। इसके बाद कहते हैं अगली पंक्ति में 19 है, एक कम कर दिया, चलिएगा बात ठीक है। इससे अगली पंक्ति में कहते हैं 18 रखते हैं। देखते क्या है भाई, एक के बाद एक कम होता जा रहा है। इससे अगली में कितना आएगा, 17 आएगा, इससे अगली में 16, इससे अगली में 15 और इससे अगली में कितना जाएगा, 14 जाएगा। एक एक कम होता जा रहा है। अतः जो हमारे पास में लट्ठों की संख्या यहाँ पे बन रही है ना पंक्तियों में, ये क्या हो जाएगी, हमारी एक समांतर श्रेणी एपी की फॉर्म यहाँ पे तैयार हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 20, 19, एक कम कर दीजिए, 18, 17, 16, इसके बाद में 15, इसके बाद में 14, अब तो दो डॉट ये जाते हैं। हमको यहाँ पे n नहीं पता है, हमको यहाँ पे n नहीं पता है, लेकिन हमको जो हमारा n पदों का योग होता है वो पता है। कितना टोटल लट्ठे, 200 है। टोटल जो लाठियां है वो 200 है, अर्थात Sn हमको दे दिया गया है। क्योंकि Sn बराबर कितना है, 200 है। ध्यान से समझना है भाई, इसीलिए हम यहाँ पे आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं। Sn बराबर कितना हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d हो जाएगा, इक्वल टू दिया गया है 200। अब हमको यहाँ पे a भी चाहिए, d भी चाहिए, n तो हमको ज्ञात करना है, तो ad तो कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। दी गई समांतर श्रेणी से, अर्थात जो हमारे पास समांतर श्रेणी बनती है उससे प्रथम पद 20 हो जाएगा, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा। 19 माइनस 20 कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, रख दीजिएगा भाई इसमें, ये आ जाएगा n/2 इंटू 2a, एक ही जगह है 20 तो 20 2 यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस d स्क्वायर माइनस का 1, तो ये आ जाएगा -1 इंटू n-1 इक्वल टू 200 हो जाएगा। समझिएगा बात ठीक है कि नहीं। दिस सिंप्लाइज दैट 2 का गुणा 200 के साथ में कर दीजिएगा, ये अंदर हो जाएगा 40 माइनस n प्लस 1, इस प्रकार से यहाँ पे बन जाएगा इक्वल टू 400, ये यहाँ पे बनेगा। दिस सिंप्लाइज दैट n का अंदर मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो बेटा ये बन जाएगा माइनस का n स्क्वायर, 40 1 41 हो जाएगा, प्लस 41 n हो जाएगा और माइनस का 400 बराबर में 0 कर लेंगे। अब यहाँ पे आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो n स्क्वायर को पॉजिटिव बनाइएगा, तो क्या करिएगा, सारे में से माइनस चिन्ह कॉमन करके राइट साइड में आप लोग यहाँ से रेफर कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस का 41n माइनस 400 बराबर 0। ठीक है, अब 400 पे ऐसे गुणनखंड आप बनाइए जो कितना आ जाए, यहाँ पे माइनस है ना, तो भाई ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस, जो जोड़ने के बाद में 41 बचे, 41 यहाँ पे बनना चाहिए जोड़ के बाद में। तो क्या कर सकते हैं, 25 और 16 का अगर हम क्या करें, गुणनखंड करें, गुणनखंड 25 16 बनाए और इन दोनों का गुणनफल करें तो कितना आएगा, लगभग 400 आ जाएगा। 16 25 की बात की गई है ना, करके देख लीजिए, 16 25 करिएगा भाई, 16 पंजे 80, 16 दूने 32, 32 8 40, अर्थात ये हमारे पास में 400 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बना दीजिएगा इनको यहाँ पे। दिस इंप्लाइज दैट n स्क्वायर माइनस 16n माइनस का 25n, हमने एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया भाई, प्लस 400 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ से n को 1 आ जाएगा तो बेटा अंदर बचेगा n माइनस का 16, यहाँ से 25 आएगा, अंदर बचेगा n माइनस का 16। ठीक है,
क्या बनेगा देख लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट n माइनस 16 और n माइनस 25 हो जाएगा बराबर में 0। n के मान यहाँ से निकालेंगे तो n बराबर 16 या फिर n बराबर 25, ये हमारे पास n के मान आ जाएंगे। अब यहाँ से तो आए हैं हमारे n के मान, जो हमारा nवां पद होगा, जो हमारा nवां पद होगा वो ही सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या होगी। क्लियर है यहाँ तक? n का मान बताइए निकाल करके। निकाल लिया? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम n इक्वल्स टू 16 लेते हैं। n इक्वल्स टू 16 nवें पद में रखिएगा तो आ जाएगा a16 बराबर a प्लस 15 इंटू डी होगा। दिस इंप्लाइज दैट a16 बराबर a का मान हमारे पास में कितना है 20 है, रखिएगा 20 माइनस 15 का गुणा d में कर दीजिए। d इक्वल्स टू है माइनस का 1 तो 15 कम 15 यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 15, कितना बचेगा 5 बचेगा। a16 बराबर मेरे भाई आ जाएगा 5। इसके बाद में दूसरा वैल्यू हमारे पास जो n का आया है वो है 25। अब की बार में n इक्वल्स टू 25 रखिएगा। अब यहाँ से nवां पद निकालिएगा। an बराबर चूंकि हमको पता है होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n इक्वल्स टू हमने बोला है कि भाई 25 रखिएगा। n इक्वल्स टू 25 a की जगह 20 रखिएगा प्लस n माइनस 1 25 माइनस 1 24 बचेगा और d है माइनस का 1। तो बेटा करिएगा कितना आएगा देखिएगा, a25 इक्वल्स टू 20 माइनस का 24 कितना बनेगा माइनस का 4। अब सीधी सी बात है भाई, जो पंक्ति होगी वो माइनस की तो नहीं होगी, अतः जो ये माइनस वाला आया है माइनस का 4, इसको तो बेटा हम कर देंगे m मान के, ठीक है, अर्थात ये नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। अब जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहते हैं ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में बेटा 5 लट्ठे होंगे। ठीक है, लिख सकते हो लैंग्वेज आंसर इस प्रकार से करके रख लीजिएगा। आंसर सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे, ये तो पहुंचा गया है ना, ये हो जाएगा 5। ठीक है, सबसे ऊपरी जो पंक्ति होगी लास्ट वाली उसमें आप लोगों के 5 लट्ठे होंगे, याद रखना है। ये हो जाएगा आप लोगों का प्रश्न संख्या 19 का सॉल्यूशन। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 का सॉल्यूशन आप लोगों का हो जाएगा 5 लट्ठे। ठीक है, अर्थात जो पंक्तियों की संख्या होगी वो तो कितना होगा 16 होगा, और सबसे लास्ट वाले अर्थात ऊपर इस प्रकार से जो बनेगी ऊपरली साइड में पंक्ति उसमें आप लोगों के 5 लट्ठे होंगे। क्लियर है, 16 पंक्ति और लास्ट वाली पंक्ति में 5 लट्ठे, ये आप लोगों का जवाब हो जाएगा। करिएगा फिर यहाँ पे आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन सोल्व कराया जाएगा। चलिएगा भाई, लास्ट क्वेश्चन कहता है प्रश्न संख्या 20, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। ये रखी गई है भाई एक बाल्टी, छोटा सा नमूना आप लोगों के लिए तैयार है। डायग्राम आप लोगों के बुक्स में बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा अपना आर्ट नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए डायग्राम बना दिया गया है। रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर बाल्टी रख दी गई है तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में 3-3 मीटर की दूरी पर यहाँ पे रखा गया है। देख सकते हो 3 मीटर 3 मीटर। ठीक है, चलिएगा, और इस सीधी रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। निकटतम आलू को उठा दिए, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। फिर आलू को उठाती है, दूसरे आलू को फिर उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। और ये प्रतियोगी ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए, तब तक यह क्रम दोहराती रहती है। क्लियर है, तो प्रश्न के अनुसार क्या कहते हैं, प्रश्नानुसार एक प्रतियोगी पहला आलू, दूसरा आलू, तीसरा आलू उठाती है और ये प्रक्रिया ये प्रतियोगी तब तक दोहराते हैं जब तक कि सभी आलू जो है बाल्टी में न आ जाए। ठीक है, यानी सभी आलू जो है बाल्टी में आने चाहिए। अब पूछा क्या गया है
इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी, अर्थात SN आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है? SN। SN से पहले आप लोग क्या करिएगा, प्रतियोगी द्वारा जो यहाँ पे दूरी दौड़ी है, प्रतियोगी द्वारा जो तय की गई दूरी है वो आप निकाल लीजिए आसानी से। ये तो हो गया आलू उठाती है। अब प्रतियोगी द्वारा तय की गई, प्रतियोगी द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? देखिए, एक बार जाता है एक बार आता है, कितना? 2 चक्कर यहाँ पे हो जाएगा। और पहला क्या कहता है, पहला आलू जो है बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है। चलिएगा भाई, ठीक है, यहाँ तक तो बात कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। इसके बाद में फिर दूसरा प्रतियोगी दौड़ेगा, 2 चक्कर यहाँ पे लगाएगा और पहले आलू को छोड़कर बाकी 10 आलू एक सीधी रेखा पर रखेगा यार, और ये 3-3 मीटर की दूरी पर है, अर्थात दूसरे के लिए हो जाएगा। इस कर्व से यहाँ पे जो है आलू उठाते रहेंगे प्रतियोगी और बाल्टी में डालते रहेंगे, ठीक है। ये कर्व इनका यहाँ पे चलता जाएगा, 5 + 3 + 3 + 3 अप टू डॉट ये चलता जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो भाई बताइएगा, क्लियर है। अर्थात इसका मतलब क्या है, प्रतियोगी द्वारा तय की गई दूरी, अर्थात दैट इज यह हमारी एक समांतर श्रेणी का रूप ले लेगी ये दूरी, ठीक है। ये एक समांतर श्रेणी के रूप में होगी। 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 5 और 3 8 दूनी 16 हो जाएगा, 3 3 6 5 11 तो 22 हो जाएगा। 6 6 यहाँ नहीं, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, देख लीजिए। 3 3 9 5 14 दूनी 28, क्लियर है। अब मेरे भाई देखिए करना क्या होगा, वो आप लोग यहाँ पे समझिएगा, चलिएगा। अब यहाँ पे कहते क्या है, प्रथम पद यहाँ से आप लोगों को निकालना होगा। प्रथम पद आप लोगों को पता है कि A होता है, A यहाँ पे हो जाएगा 10, सार्वअंतर D होता है 16 - 10 हो जाएगा, = 6 आ जाएगा। इसके बाद में जो हमको चाहिए N, पदों की संख्या, ठीक है। N क्या होता है? N होता है बेटा पदों की संख्या, N होता है पदों की संख्या। कितना है? 10 है। देख लीजिए कितना आलू है, इस रेखा पे 10 आलू रखा गया है, तो N कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सीधा सीधा हिसाब है भाई। यहाँ पे क्या प्रतियोगी द्वारा तय की गई यहाँ पे दूरी निकालनी है, अर्थात कुल दूरी जो तोड़े हैं वे उनको निकालना है। सीधा सा फॉर्मूला है, SN निकाल दीजिए, अपने आप दूरी आ जाएगी। SN बराबर हो जाएगा N/2 × 2A + N - 1 × D। This implies that N = है 10, तो ये हो जाएगा 10/2 × 2A। A की जगह मेरे भाई 10 रखिएगा, 10 प्लस 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9। और D यहाँ पे कितना है बेटा? D आया है 6, रख दीजिए, क्लियर। 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, ये आ जाएगा S बराबर S10 बराबर 5 × 10 × 20 + 54। आगे इसको बढ़ा लो। दिस सिंप्लाइज दैट S10 बराबर कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। 74 का गुणा 5 में करिएगा तो कितना बनेगा? 5 × 74 ये बनेगा, ठीक है। दिस सिंप्लाइज दैट S10 बराबर 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 2 37। अर्थात जो प्रतियोगी को दूरी दौड़नी होगी वो होगी 370 मीटर। कितना? 370 मीटर यहाँ पे प्रतियोगी को कुल दूरी दौड़नी होगी। क्लियर है भाई बात? देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बोलिएगा। 370 जो है प्रतियोगी द्वारा तय की गई यहाँ पे दूरी बनेगी। क्लियर है? तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा इस प्रश्नावली 5.3 का लास्ट क्वेश्चन।
और इसी क्वेश्चंस के बाद ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि ये सेशंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो हम रिपीट कर दे रहे हैं भाई, आप उसको कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आप लोगों को 200% कराएंगे। उसमें आप लोगों को दिक्कत की कोई बात नहीं होगी। आप लोगों को अपना जो भी प्रॉब्लम है आप अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा, समाधान उसका हम आपको कराएंगे, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को क्लियर कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे एक लेंगे लाइव सेशन, जिसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि हमारे इस एक्सरसाइज में अर्थात इस चैप्टर में कितना फॉर्मूला है और किस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे यूज किया गया है, किस प्रकार से इन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी यहाँ पे लाइव सेशन में डिस्कस किए जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।